हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे टीजीटी 2022 और वो भी उत्तर प्रदेश की टीजीटी 2022 की परीक्षा को कैसे क्रैक करना है। यानी आज हम बात करेंगे कि बिल्कुल सटीक निशाना कैसे है लगाना। यानी आपने अभी तक सिलेबस को देख लिया होगा, एक दो बुक्स परचेज कर लाए होंगे, कुछ लोगों ने नोट्स बना के रखे होंगे और तैयारी में बिल्कुल लग गए होंगे। बहुत से ऐसे हैं स्टूडेंट जिन्होंने हो सकता है कुछ क्लासेस ज्वाइन कर लिए हो, कहीं पर कोई जो पेड क्लास है ज्वाइन कर रखी हो, लेकिन इन सब के बावजूद आप जो कर रहे हैं वो करिए। लेकिन थोड़ी सी सलाह हमारी भी, अगर इच्छा हो तो मान लेना, ना इच्छा हो तो कोई बात नहीं। और ये वीडियो आप तब देखना जब आपके पास में टाइम हो, और जो समय है इस वीडियो का 2-4 मिनट ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन जब आपके पास समय हो तभी देखिएगा और मेरी बातों को बहुत ही गहराई से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि हम जब सटीक निशाना लगाने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हो, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे। और इसमें मैं आपको बताऊं, हमारी जो लड़ाई होती है, जो प्रतिस्पर्धा होती है, कॉमर्स वालों से तो होती है और मात्र 10 क्वेश्चन से लेकर के 15 क्वेश्चन पे होती है। 15 क्वेश्चन से ज़्यादा पे लड़ाई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो टीजीटी का एग्ज़ाम होता है, इससे पहले आपने देखे होंगे, अनसॉल्व पेपर देख लिए होंगे, और पहले के आए हुए जो पेपर हैं उनमें आपने देख लिया होगा 70 से 80 क्वेश्चन जो होते हैं वो नॉर्मल ही होते हैं। यानी 50 से 55 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि आप अगर पढ़ के भी नहीं जाओगे तब भी उन्हें सॉल्व कर दोगे, और 15-20 क्वेश्चन ऐसे हैं थोड़ा सा पढ़ लिया तो उन्हें सॉल्व कर दोगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो क्वेश्चंस हमारे होते हैं उनमें अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे छिपे हुए होते हैं जिनको अगर पकड़ना सीख लिया, समझ लो टीजीटी कुछ नहीं है। ओके? क्योंकि जैसे बड़े से बड़े ताले को एक छोटी सी चाबी ओपन कर सकती है, बड़े से बड़ा हथौड़ा नहीं खोल सकता है। अगर आप हथौड़े से उसे खोलोगे भी तो जाहिर सी बात है टूटेगा, ताला खराब हो जाएगा, लेकिन ओपन नहीं हो पाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से मेरा इशारा समझिए, अगर आप टीजीटी की वास्तव में तैयारी कर रहे हो, जहां जिस तरह से भी कर रहे हो आप करिए, लेकिन थोड़ा सा आप अब अपना तैयारी का तरीका चेंज करिए। क्योंकि मैंने कुछ यूट्यूब चैनल्स को भी पढ़ाते हुए देखा कि कैसे आपका टाइम एक 1.5 घंटा टाइम पास करने के बावजूद मिला क्या, वही खोदा पहाड़ और चुइया। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं। आप अपनी तैयारी खुद कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है किसी से हेल्प लेने की। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि मार्केट से एक बुक ले आए हो, या आपने सिलेबस डाउनलोड करके दीवार पर चिपका लिया है, टाइम टेबल सेट कर लिया, हाँ इतनी देर में सांख्यिकी पढ़ूंगा, इतनी देर में बिजनेस पढ़ूंगा, इतनी देर में बैंकिंग पढ़ूंगा है, और इतनी देर में बेसिक अकाउंटिंग पढ़ूंगा और मैं सब कुछ कर ले जाऊंगा, तो इन सब चीज़ों में मैं ना तो कहता ही नहीं, लेकिन इन सब चीज़ों में थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है। अगर आपने सिलेबस देखा है तो सिलेबस में मैं बताऊं बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, छुपी हुई होती हैं। मैंने कई पॉइंट ऐसे रखे हैं, जैसे यहाँ पर है, देखिए कहाँ पर मैंने 1-2 जगह रखा है, ये रखा है आयगत एवं पूंजीगत। देखो आपके सिलेबस में मुश्किल से ही मिलेगा, ये नहीं होगा। ओके, लेकिन फिर भी मैं इसकी सजेशन क्यों दे रहा हूँ, कुछ बात है इसमें, कुछ है इसमें। ओके, कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके लिए थोड़ी अलग से मिलेंगी। ये मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जिन पॉइंट्स को अगर आप हाईलाइट करके और इनको अगर मेन आप पॉइंट को समझ करके अगर तैयारी करते हो तो आपकी परसेंटेज 100% बढ़ के आएगी। क्योंकि कॉमर्स में जितने भी स्टूडेंट हैं वो लगभग में 100 क्रॉस तो करने का प्रयास करते ही करते हैं। ओके, और बस 100 के आसपास बहुत ज़्यादा संख्या वहाँ पर रुकने का भी प्रयास करती है। लेकिन आपको अपने टारगेट से आगे जाना है, तो किस तरह से, आइए हम आपके लिए समझाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने अभी तक हो सकता है कि कम सुनी हुई हो, ठीक है, लेकिन इनको समझने का प्रयास करिए कि ये क्या इंडिकेट कर रही हैं। पहली चीज़, लेखांकन आधार बिंदु। ये क्या चीज़ होती है? लेखांकन आधार बिंदु। लेखांकन आधार के बिंदु समझ लीजिएगा, यहाँ पर है लगभग में 10 से 15 क्वेश्चन यहीं से आपके लिए मिलेंगे। अब ये क्या होंगे यहाँ से मैं बता दूं। देखो, इन सब चीज़ों में लेखांकन का अर्थ और 1-2 परिभाषा दी हुई होगी, उसमें किसी न किसी का जो है नाम दिया हुआ होगा, 4-4 नाम होंगे दिए हुए, उनमें से आपको देखना होगा कि ये बात किसने कही है। अच्छा, लेखांकन के उद्देश्य से संबंधित क्वेश्चन जो हैं पुटअप किए हुए होंगे, लेखांकन की प्रकृति से संबंधित होंगे, महत्व से संबंधित होंगे, और अवधारणाओं से संबंधित होंगे नहीं, 100% कुछ ना कुछ जरूर होगा, बच नहीं सकता है। अब ये लेखांकन अवधारणाएं कहते किसके लिए हैं? ये सिद्धांत और अवधारणाएं दोनों एक ही चीज है। प्राचीन समय से जो नियम कायदे कानून चले आ रहे हैं वही अवधारणाएं बन गई,
वही हमारे सिद्धांत बन गए, और लेखांकन सिद्धांत के बिना लेखांकन हो ही नहीं सकता। तो लेखांकन सिद्धांत कुछ और है ही नहीं, वो नियम हैं जो पुराने समय से लेखांकन को पूरा कराने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, पुस्तपालन की किताबें आपको पता है कि या तो आपने 8 पढ़ी होंगी, 9 पढ़ी होंगी, लेकिन मैं पढ़ाता हूं तो मैं तो 10 पढ़ाता हूं। और एक चीज बताऊं, इन सब पॉइंट्स को आप मेरे चैनल पे अगर खोजेंगे तो बहुत डीपली मिलेगा। जैसे आप ये मैं पुस्तपालन की बात कर रहा हूं, आप जाके देखिए, आप इस समय बिल्कुल भी मत बुक लीजिए, मेरे यहाँ पर 9th का पूरा सिस्टम देख डालिएगा कि 9th में मैंने क्या क्या पढ़ाया है, 10th का पूरा देख लीजिएगा, 11th का मैं पढ़ा रहा हूं वो देख लीजिएगा, बीकॉम में जहां जहां आपके टॉपिक हैं वहां से आप सर्च कीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि मैं जिस चीज को पकड़ता हूं छोड़ता ही नहीं हूं जब तक उसको बिल्कुल क्लियर नहीं कर देता हूं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा अहंकार नहीं बोल रहा, ये मेरा कंटेंट बोलेगा। जब आप देखोगे तो कमेंट जरूर करना, ओके, कि ये ऐसा है या नहीं है। जो लोग देखते हैं तो वो बताते भी हैं। दोहरा लेखा प्रणाली बच नहीं सकता, 100% इससे कुछ ना कुछ जरूर आएगा। हाँ, पुस्तपालन की किताबें जो 10 किताबें हैं उनमें क्रय पुस्तक है, क्रय वापसी है, विक्रय पुस्तक विक्रय वापसी है, देय बिल पुस्तक है, प्राप्त बिल पुस्तक है, रोकड़ पुस्तक है, ठीक है, मुख्य जर्नल है, रफ पुस्तक है, और एक होती है आपकी पेटी कैश बुक, खुदरा रोकड़ पुस्तक, ठीक है। और एक 10वें नंबर पे रफ पुस्तक भी रखी जाती है, जिससे कोई व्यक्ति अगर हमारे यहाँ से कोई भी चीज ले गया और हमने तुरंत उसमें नोट कर दी और जैसे ही वो वापस दे गया हमने तुरंत रख लिया। ऐसा दुकान वाले करते हैं, पड़ोस है उसके यहाँ 4 ग्राहक आ गया, उसके यहाँ सामान नहीं है, वो कहेगा दुकान का मालिक जाओ गोडाउन में से वो लेके आओ, तो फिर वो जो नौकर होता है वो पड़ोस वाली दुकान यानी तुम्हारे यहाँ पर आएगा, उठाएगा, लेके चला जाएगा। वो रफ पुस्तक होती है, स्मरण पुस्तिका के नाम से क्वेश्चन उस पर एक रखा जाता है, हर साल रखा जाता है। अब यहाँ पर मैं बताऊं, ये आपकी पुस्तकालय किताबों से 1 या 2 क्वेश्चन 100% होंगे, ठीक है। और समस्त नगद प्राप्तियां और नगद भुगतान रोकड़ पुस्तक में लिखे जाते हैं, ये तो प्रश्न बचता ही नहीं है, 100% आ ही जाएगा, सरल भी है। दोहरा लेखा प्रणाली जो लूकस पैसियोली ने इसको फाइंड आउट किया था, और डी कंप्यूटिसाइड स्क्रैप्चर जो है किताब रखी थी लूकस पैसियोली ने, इटली के वेनिस नामक नगर के निवासी थे। और ये दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताओं से संबंधित कुछ ना कुछ जरूर पूछ लिया जाएगा, ठीक है। दोहरा लेखा प्रणाली का मतलब 2 बार लिखना नहीं है, बल्कि डेबिट और क्रेडिट करके प्रत्येक लेन देन को 2 स्थानों पर व्यक्त करने से है, ठीक है। 2 बार लिखना नहीं है, डेबिट और क्रेडिट करके 2 बार अमाउंट आती है, ठीक है। दोहरा लेखा का मतलब बच्चे ये सोच जाते हैं कि हमें एक लेन देन को 2 जगह पर लिखना है या 2 बार लिखना है, ऐसा नहीं होता है। खाता बही बहुत इंपॉर्टेंट है, खाता बही से तो जरूर कुछ ना कुछ पूछेगा। तलपट बनाने की जो विधियां हैं उनमें से कुछ ना कुछ आपसे जरूर पूछ लिया जाएगा। और तलपट अंतिम शुद्धता का प्रमाण नहीं है, तलपट कोई खाता नहीं है, ये एक विवरण है। ऐसे मतलब सरल क्वेश्चन आपको दिए हुए होंगे। समय योजनाएं अंतिम खाते 3 क्वेश्चन 100% रखे हुए होंगे, और इसमें कहीं मैंने संपत्तियां और दायित्व लिखे होंगे, चलिए वो कहीं आएंगे तो बता देंगे। संपत्तियां यानी निम्न में से कोई संपत्ति कौन सी कृत्रिम संपत्ति है, बनावटी संपत्ति है, दिखावटी संपत्ति है, स्थायी संपत्ति है, चल संपत्ति है, अचल संपत्ति है, इस तरह के कम से कम नहीं तो संपत्ति संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन होंगे, और बाकी समायोजन से संबंधित होंगे। तो न्यूनतम 3 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे यहाँ से, और अधिकतम कितने हो सकते हैं, 5 क्वेश्चन तक यहाँ से हो सकते हैं। समायोजनाएं व अंतिम खाते बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने जो फाइनल अकाउंट पढ़ाया है उसमें भी मैंने इन सब चीजों का कि हम अंतिम खाते क्यों बनाते हैं, ये हाई स्कूल की उस सीरीज में है, तो हाई स्कूल के वहां से आप देख लीजिएगा, करीब 3-4 वीडियोस आपको देखनी होगी। लेखांकन की प्रणालियां बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेखांकन की कितनी, अब 5वीं प्रणाली भी आ गई है, जैसे आपने इकहरा लेखा प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली, रोकड़ प्रणाली, भारतीय बहीखाता प्रणाली, अब कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली, उससे भी क्वेश्चन पुटअप होगा। और वो क्वेश्चन जब पुटअप होगा तुम सोचो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, क्योंकि तुम तो लेकर के बैठ चुके होगे सिलेबस को, तो सिलेबस से थोड़ा हटना बचना भी है, क्योंकि एक्स्ट्रा योग्यता ही तो हमारे लिए सीट दिलाएगी। ये एक्स्ट्रा योग्यता का मतलब अगर यहाँ 1-2 पॉइंट अगर ऐसे हो जो लगे तुम्हें हाँ सिलेबस से हटके ये सर बोल रहे हैं, तो वो कहीं पर ऐसा मत सोचना कि हम क्यों बोल रहे हैं, वो रिलेटेड होंगे कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों से। जैसे लेखांकन की यहाँ पर प्रणालियां हैं, अब कंप्यूटरकृत लेखांकन प्रणाली पर बहुत ज्यादा जोर है। आप देखिए 11th के क्लासेस में बीकॉम में पूरा का पूरा कंप्यूटरकृत लेखांकन प्रणाली का पूरा अब सब्जेक्ट रखा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उसकी ओर जोर है, और जोर है तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो ऐसे पुटअप किए जाते हैं जो नए होते हैं, ठीक है, न्यू इनोवेशन से भी
संबंधित होते हैं। दूसरा है, कहाँ पहुंच गए भाई, बता दिया करो, मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है। लेखांकन की प्रणालियां, मूल प्रलेख। अब ये मूल प्रलेख कौन कौन से होते हैं? जब हम लेखांकन करते हैं तो आपने देखा होगा कैश बुक है, ठीक है, और जो कैश मेमो होती है, ठीक है, चेक है, बिल है, ड्राफ्ट है, हुंडी है, जमा की चिट्ठी है, नाम की चिट्ठी है। तो ये सब चीज़ें हमारी कहाँ है? मूल प्रलेख में ही आती हैं। अब मूल प्रलेख कौन से प्रलेख होते हैं? वो कागज, वो पत्र, वो लेन देन के प्रमाण जिनसे अकाउंटिंग की जाती है उनको हम मूल प्रलेख कहते हैं, ठीक है। तो ये मूल प्रलेख से कम नहीं तो 2 या 3 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, 2 तो बन ही जाएंगे। लेखांकन समीकरण इंपॉर्टेंट है। अब हो सकता है ये सिलेबस में आपके ना हो, लेकिन लेखांकन समीकरण का मतलब संपत्तियों के बराबर में दायित्व, या दायित्व प्लस पूंजी बराबर संपत्तियां, ठीक है, ये चीज होती है। डेबिट क्रेडिट और खाते में तो 100% भाई डेबिट और क्रेडिट, इनसे तो एक क्वेश्चन या बनेगा, और खाते 3-4 चीजें दे देगा और पूछेगा ये इनमें से कौन सा खाता है, ठीक है। खाते तो सब लोग जानते हैं 3 ही प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत होता है, वास्तविक होता है और नाम मात्र का होता है। अब वहां पर सबसे ज्यादा जो होता है वो व्यक्तिगत खाता पूछा जाता है, छुपा हुआ होता है भाई। वो कह देगा कि पूंजी खाता है, अदत्त खाता है, पूर्वदत्त खाता है, ठीक है भाई। ये कोई खाता किसी भी व्यक्ति से एकदम जब बिलोंग करता हो तो समझ लो कि वो व्यक्तिगत खाता रुकेगा जा करके। मुझसे कई स्टूडेंट ने पूछा कि सर जी किसी भी नाम के आगे, संस्था के आगे हम अकाउंट शब्द नहीं लगाते लेकिन बैंक अकाउंट लिख देते हैं, तो बैंक भी तो एक संस्था है भाई। बैंक संस्था है लेकिन बैंकिंग कॉमन वर्ड है, ठीक है, इसलिए लिख देते हैं। खैर ये यहाँ से टॉपिक हट जाएगा, यहाँ का जरूरत नहीं, फिलहाल ये बैंक जो है कॉमन है, लेकिन कहीं पर स्टेट बैंक अकाउंट नहीं लिख सकते हो, एसबीआई अकाउंट लिखोगे, एसबीआई अकाउंट नहीं लिख सकते हो, लेकिन बैंक अकाउंट को सीधे लिख सकते हो, क्योंकि बैंक जो शब्द है कॉमन शब्द है और वो किसी संस्था को इंडिकेट नहीं कर रहा है, वो पूरा एक प्रकार के जो स्वभाव वाली संस्था है उसके लिए इंगित कर रहा है। तो यहाँ पर विनिमय साध्य विलेख, चेक, बिल, ड्राफ्ट, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र, इनसे संबंधित है। ये हो सकता है आपको वहां पर सिलेबस में छुपा हुआ मिले या ना भी मिले, लेकिन यहाँ पर विनिमय साध्य जो विलेख होते हैं, ठीक है, उसमें जो विनिमय विपत्र है, चेक है, बिल है, ड्राफ्ट है, हुंडियां हैं, इनसे संबंधित जरूर देख लीजिएगा। ये मैंने यहां पर लिखा है संपत्तियों और दायित्व, इनसे क्वेश्चन जरूर पुट अप होगा। अगला है विशेष लेखांकन। अब ये विशेष लेखांकन कौन होती है? ये स्पेशल किसी विशेष टारगेट के लिए किए जाते हैं, जैसे साझेदारी है, 100% कम से कम नहीं तो 6 क्वेश्चन इससे रखे जाएंगे साझेदारी से। कंपनी खाते हैं, कम से कम नहीं तो 5 क्वेश्चन 100% रखे जाएंगे। एकाकी व्यापार है, HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको हम कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। गैर व्यापारिक संस्थाएं, ये यहाँ से करीब 2 से 3 क्वेश्चन रखे जाएंगे और 1 क्वेश्चन तो 100% है ही है। गैर व्यापारिक संस्थाएं वो जो धर्मार्थ संस्थाएं होती हैं, जो लाभानी खाता नहीं बनाती हैं, आय व्यय खाता बनाती हैं, ठीक है, उनसे संबंधित। आयगत और पूंजीगत, ये यहाँ से पढ़ने के बाद में आपके लिए रेवेन्यू के बारे में जानकारी मिल जाएगी, यानी आगम और प्राप्तियों के बारे में जानकारी मिल जाएगी, क्या डेबिट होना, क्या क्रेडिट होना, यहाँ से भी बहुत कुछ पता चलता है। तो ये भी पॉइंट छुपे छुपाए होते हैं। अब अगली बात होती है वित्तीय लेखांकन में आ जाओ। वित्तीय लेखांकन का मतलब वही रुपया पैसे वाला लेखांकन जिसमें विशेष लेन देन होते हैं। अब यहाँ से रॉयल्टी से कुछ ना कुछ नहीं, कम से कम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किराया क्रय एवं किस्त भुगतान पद्धति दोनों को जरा बारीकी से देख लीजिएगा, यहाँ से बहुत टफ नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ से जो क्वेश्चन होते हैं वो लगभग में थोड़े से सरल ही होते हैं। विभागीय लेन देन जो होते हैं यहाँ से भी थोड़ा देख लेना। विभागीय लेन देन का मतलब वही डिपार्टमेंटल अकाउंट जो होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और अंतर विभागीय लेन देन से संबंधित क्वेश्चन रखा जाने की पूरी संभावना है। सांख्यिकी सबसे अच्छे क्वेश्चन आपको थोड़े टफ भी मिलेंगे, नए भी क्वेश्चन मिलेंगे, छुपे हुए क्वेश्चन मिलेंगे, जहाँ की हम बात कर रहे हैं यहाँ से थोड़ा सा मिलेगा। अब इसमें आप क्या करिएगा, सांख्यिकी का अर्थ है, परिभाषाएं हैं, इनमें से एक परिभाषा तो सांख्यिकी की बच ही नहीं सकती, आएगी और उसके नीचे लिखा हुआ होगा कि ये किसकी है, ठीक है, आपको छांटनी होगी। समंकों के बारे में आप बहुत अच्छे समझ लीजिएगा, प्राथमिक और द्वितीय समंकों को। दैव निदर्शन, ये क्या होता है? सैंपलिंग मेथड, ओके। सैंपलिंग मेथड से जरूर आपसे कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा इस बार, ओके। और संगणना विधि, ये संगणना और दैव निदर्शन ये सांख्यिकीय विधियां हैं। और बारंबारता का बंटन यानी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन 100% रखे जाएंगे। अब सांख्यिकीय नियम में महांक, जड़ता का नियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, नियमितता का नियम आपको इंपॉर्टेंट लगेगा, ठीक है। और यहाँ से माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, ये तो आपको सिलेबस में भी दिख जाएंगे, लेकिन कुछ छुपे हुए पॉइंट थे जो मैं यहाँ पर क्लियर करता चल रहा हूँ। और बहुलक के साथ सांख्यिकीय अनुसंधान यानी सांख्यिकीय खोज
जो होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए मिलेंगे, जिसमें अनुसूची है, प्रश्नावली है, इन सबको भरवा के की जाती है। और अपकरण के माप की विधियाँ भी इम्पोर्टेंट हैं और यहाँ से 100% आएगा। तो सांख्यिकी से जो क्वेश्चन होंगे अच्छे खासे रखे हुए होंगे, इनको तैयार कर लीजिएगा। अंकेक्षण से 4 क्वेश्चन के आसपास में होंगे, 3 या 4 क्वेश्चन होंगे। और जो क्वेश्चन होंगे उनमें क्या क्या होगा, अंकेक्षण का अर्थ है, परिभाषा है, प्रकार है, महत्व है, अंकेक्षक कौन होता है, उसकी रिपोर्ट कैसे होती है, और अंकेक्षण करने के जो तरीके हैं उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन रख दिए जाते हैं। और हम लोग सोचते हैं क्या यार अंकेक्षण में ये चीज़ पढ़नी नहीं थी। ठीक है, अंकेक्षक एक रखवाली करने वाला कुत्ता है, ये कई बार हम लोग वैसे डिस्क्रिप्टिव में देख चुके हैं। ठीक है, तो वो क्या इंगित करता है, यानी वो ये करता है कि कोई अंकेक्षक ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो संस्था का दुश्मन हो, बल्कि वो उसकी रखवाली करने वाले का मतलब है उसको सही दिशा निर्देश प्रदान करने वाला होता है। या और यहाँ पर अर्थशास्त्र व जनसंख्या के आंकड़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र तो काफ़ी कुछ आएगा और अर्थशास्त्र की सबसे अच्छी जो पढ़ाई है, हमारे वीडियोस देख लीजिए, वहाँ पर अर्थशास्त्र की समस्याएं हैं, अर्थशास्त्र का जो प्रकृति है और विशेषताएं हैं, इनसे क्वेश्चन कई पुटअप किए हुए होंगे। और अर्थशास्त्र में जो उत्पादन के साधन हैं उनसे रिलेटेड होंगे, और उत्पादन के जो नियम हैं, उत्पत्ति ह्रास नियम है, कई बार प्रश्न इससे पुटअप किया गया है और ये बहुत अच्छा यहाँ से रहेगा। इकोनॉमिक्स काफ़ी बड़े पोर्शन में आएगा। हालांकि ये वीडियो मैं एक बना रहा हूँ, लेकिन इसके बाद में भी और आती रहेंगी अगर आप लोगों का प्यार मिलेगा। अगर ये अच्छा लग रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो भी लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिले। तो अर्थशास्त्र से जो अच्छा एक बड़ा पोर्शन होगा, जो कि मैंने यहाँ पर जानबूझ करके पूरा नहीं लिखा है, और भारतीय अर्थव्यवस्था सहित यहाँ पर तैयार करना है। इसके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था हो सकता है आपको आगे जो बुक्स हैं उनमें आगे चैप्टर रख दिया हो, लेकिन अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था वो यहीं से आप पूरा देख करके चलिएगा। इसके बाद में बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। भारतीय मुद्रा एवं पूंजी बाजार, देखिए जो बाजार होते हैं वो 2 प्रकार के हमारे यहाँ हैं। रुपए पैसे के जो बाजार हैं वो 2 प्रकार के हैं, भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार वह बाजार है जहाँ पर रुपए पैसे का लेन देन हो रहा है, और पूंजी बाजार वह बाजार है जहाँ पर जो आपके अंश हैं, शेयर हैं, ऋणपत्र हैं, बॉन्ड हैं, ठीक है, प्रतिभूतियां हैं, और जो कंपनियों के शेयर्स हैं वो शेयर और परचेज हो रहे हैं, उस बाजार को हम पूंजी बाजार कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस पूंजी बाजार को कौन कंट्रोल कर रहा है, इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे, और तमाम संस्थाएं वहाँ पर लगी हुई हैं, और इस पूंजी बाजार की विशेषताएं वगैरह हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए मिलेंगे, 100% मिलेंगे। इसके बाद में वस्तु विनिमय जो प्रणाली थी उससे, और मुद्रा का जन्म कैसे हुआ, और बैंकिंग पूरी व्यवस्था भारत की कौन सी है, मुद्रा के कौन कौन से प्रकार हैं, ग्रेसम का नियम से संबंधित तो एक ही क्वेश्चन आएगा, और मुद्रा स्फीति क्या चीज़ होती है, फेमा, फेरा, WTO, सेबी और अंकडाट, इनमें से लगभग में 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि ये वो संस्थाएं हैं जो मतलब विदेशी विनिमय के लिए भी रेगुलेट कर रही हैं और विदेशी जो लेन देन होता है उसको कंट्रोल भी कर रही हैं। तो इससे संबंधित 100% आपके लिए मसाला मिलेगा। ओके, अगला है व्यावसायिक प्रबंध। यहाँ से क्वेश्चन तो पुटअप होते हैं, और इसके जो अल्टरनेटिव्स हैं वो भी बहुविकल्पीय जो प्रश्न हैं वो हमारे चैनल पे आपके लिए मिल जाएंगे, वहाँ से देख लो, बहुत बहुत अच्छे हैं। ठीक है, प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा नहीं है, अब ये जो है प्राप्त की हुई और जन्मजात दोनों में आ रही है। ठीक है, प्रबंध, ठीक, ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है। अच्छा, यहाँ पर व्यावसायिक प्रबंध का अर्थ क्या है, आवश्यकता क्या थी, कार्य और उद्देश्य और प्रकृति, महत्व, और प्रबंधक के कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन से दायित्व हैं, यहाँ सारी चीज़ें नहीं लिखी जा सकती, लेकिन जहाँ तक भी आँच पहुँच रही है वहाँ तक आपको तैयार करना है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लगभग में 2 से 3 क्वेश्चन रखे जाएंगे। व्यापारिक संस्थाएं कौन सी होती हैं, वही संस्थाएं होती हैं जो कि हमारा साझेदारी व्यापार है और एकाकी व्यापार है, HUF है, ठीक है, और प्रेषण खाते वगैरह हैं, वो सब इसी में आते हैं। हाँ, कहीं पर प्रेषण भी होगा, आपके सिलेबस में भले ही नहीं दिया हो, लेकिन प्रेषण से संबंधित मैंने पता नहीं कहाँ लिखा है या नहीं लिखा है, तो आप समझ लीजिएगा। प्रेषण से संबंधित, प्रेषण का मतलब है कि बिक्री के लिए माल अपने यहाँ से दूसरे के लिए पास भेजना, एजेंट को बनाना, एजेंसी संबंधी कार्य है, वहाँ से एक क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। और प्रबंध और भुगतान संतुलन, यहाँ से आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ये आज वो पॉइंट थे जिन पे बिल्कुल सटीक निशाना और कैसे लगाना के साथ में आपने देखा होगा कि इसमें कुछ चीज़ें मैंने ऐसी बताई थी जो छुपी हुई थी। तो इन छुपी हुई चीज़ों के लिए आपको ढूंढना है, क्योंकि आपकी लड़ाई, मैं फिर बोल रहा हूँ, मात्र 10 क्वेश्चन पे। अब
अगला कुछ वीडियो बनाऊंगा उसमें ये भी बताऊंगा कि कैसे करके करेक्ट आंसर को हमें फाइंड करना, कैसे करके तुक्का लगाना है, किस तरह से हमें पेपर को सॉल्व करके आना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना, अभी बहुत चीज़ें हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और हो सके तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।